Now we will discuss some basics of electronic circuits prior going to the mainstream course of electronic circuit design. So first of all, we will discuss the circuit elements, a review in which we will discuss the resistor, the resistance R. The resistance R is defined by the voltage current relation. V is equal to Ri. That is a famous law known as Ohm's law. V is equal to IR. So resistance is basically an opposition to the flow of electrons. यानी electrons के रास्ते में ये रुकावट को बोलते हैं और ये एक पैसिव एलिमेंट है. यानी resistance जो है it is an passive element. ये आपकी एनर्जी को डिसिपेट करता है. ठीक है, जनरेट नहीं करता, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है. So it can also be present a parasitic element as an inherent resistance of a source and a winding and the leakage resistance of a capacitor. ठीक है, तो सोर्स में आप इसको सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे शो कर सकते हैं. इस तरीके से जो आप वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग तो प्योरली वैसे इंडक्टर है, लेकिन उस इंडक्टर की एक अपनी कॉइल की रेजिस्टेंस भी होती है. ठीक है, और इस तरीके से आप कैपेसिटर के अंदर भी इसको मॉडल कर सकते हैं एज अ लीकेज कैपेसिटर की लीकेज रेजिस्टेंस के तौर पे. सो रेजिस्टर इज अ पावर अब्जॉर्बिंग एलिमेंट. द पावर अब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर इज डिसिपेटेड एज हीट. तो उसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई स्केयर आर लॉसेस उसको बोलते हैं, आई स्केयर आर या वी स्केयर ओवर आर. ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. Next element is the inductor. So inductance of an inductor can be defined by the flux linkage current relation psi. Psi is equal to Li. ठीक है, the inductance L can form up as a part of a load. It can also present as a parasitic element like self-inductance of a coil, leakage inductance in transformers and motors. The voltage across an inductor is proportional to the rate of change of flux linkage. अच्छा, अब इंडक्टर क्या होता है कि कॉइल है, उसको अगर आप जो है वो कॉइल करें, कॉइलिंग उसकी कर लें, कॉइल बना लें, तो वो एक उसमें इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं. ठीक है, तो उसमें जो इंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स लिंकेज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता है साई इज इक्वल टू एल आई. और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होते हैं. जब उसमें से करंट गुजरेगा उस कॉइल में से, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज पैदा होते हैं जिसको बोलते हैं वी एल. और उसका फार्मूला क्या है? वी एल इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी, यानी एल इंटू डी आई बाई डी टी. यानी इसका डेरिवेटिव ले लें आप साई का, तो डेरिवेटिव जब लेंगे, एल इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, उसकी इंडक्टेंस है, और डी आई बाई डी टी. तो करंट अगर चेंज होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पैदा होंगे, और अगर इंडक्टर में करंट कांस्टेंट होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पैदा नहीं होंगे. दैट इज़ द बेसिक रूल. यही लॉ जो है आपकी ट्रांसफार्मर्स में भी यूज़ होता है कि ट्रांसफार्मर में करंट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता. क्योंकि डीसी क्या है कि डीसी, ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एसी डीसी में भी क्लासिफिकेशंस होती हैं कि एनालॉग डीसी है, डिजिटल डीसी है, एनालॉग एसी है या डिजिटल एसी है. ठीक है, ये आगे हम देखेंगे. हैंस दी वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट. तो उसमें आप, अच्छा, अब करंट आपने निकालना है इंडक्टर में से. वोल्टेज का फॉर्मूला आपका आ गया, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज एल इंटू डी आई बाई डी टी. और आई क्या होगा आपका? आई आप कैसे निकालेंगे? आई इसका इन्वर्स करेंगे, यानी वोल्टेज इज डेरिवेटिव ऑफ करंट. तो करंट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज. यानी इस इक्वेशन को आप उल्टा कर लें, तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता होता है. ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट है वो है आई ऑफ टी नॉट, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट इन द इंडक्टर. कि इंडक्टर के अंदर जो करंट था वो किस हालत में आपको इंडक्टर मिला है. यानी आपको इंडक्टर फुली डिस्चार्ज मिला है, उसमें कोई करंट नहीं है. ठीक है, या आपको इंडक्टर जो है वो थोड़ा सा चार्ज मिला है, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है, आई ऑफ टी नॉट उसको बोलेंगे, टी नॉट. ठीक है, प्लस 1 ओवर एल, क्योंकि ये एल जब इधर आ जाएगा और उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 ओवर एल इंटू टी नॉट से लेके टी टाइम तक. ठीक है, टी नॉट इज़ द इनिशियल टाइम, वी एल थीटा इंटू डी थीटा. तो ये करंट का आपका रिलेशनशिप बन जाएगा वोल्टेज के साथ इंडक्टर के. आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी नॉट प्लस 1 ओवर एल टी नॉट टू टी इंटीग्रेट करें, वी एल थीटा इंटू डी थीटा. अच्छा, अब इंडक्टर का करंट अगर पीरियोडिक हो, यानी इंडक्टर में अगर करंट पीरियोडिक है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको पता है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी. ठीक है, वहीं से वेव दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती है एक टाइम पीरियड टी के बाद, जो यहाँ पे. तो आप क्या करेंगे? आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी.
ठीक है। अब इस आई ऑफ टी की जगह इसको पुट कर देंगे आई ऑफ टी नॉट प्लस वन ओवर दिस, ठीक है। तो उस सूरत में आपका क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब इसमें आपको पता है कि आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी नॉट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कैपिटल डी के बाद यही जो है वो करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है वन ओवर एल टी नॉट से लेकर टी तक ये ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आगे प्रूफ हो रही है। देखें आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी नॉट प्लस वन ओवर एल टी नॉट से टी प्लस कैपिटल टी तक। तो इस ये टर्म जो है इसका मतलब है आपकी ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर ये ज़ीरो हो गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वन ओवर एल है, इसको आप दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब आप दोनों तरफ कैपिटल टी से डिवाइड कर दें क्योंकि ये टाइम पीरियड है। अब ज़रा इस फार्मूले पे गौर करें कि वन ओवर टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट से लेकर टी नॉट प्लस कैपिटल टी तक वी एल थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा एक पीरियड के अंदर वो ज़ीरो होता है, ठीक है। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडक्टर वोल्टेज ओवर वन पीरियड। देयरफॉर फॉर द पीरियोडिक करंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर ओवर वन पीरियड इज ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है इंडक्टर को हमें समझने के लिए कि इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज पैदा होंगे वो करंट की चेंज से पैदा होंगे इस फार्मूले के तहत वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और इंडक्टर में क्या होता है कि अगर करंट पीरियोडिक है तो आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू आई ऑफ टी। तो इस सूरत में क्या होगा कि एक पीरियड के बाद उसका जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हम आगे इसकी एक एग्जांपल है उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। इन तीनों का आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एनर्जी होगी, पावर का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इनटू करंट। और एनर्जी क्या होती है कि पावर इनटू टाइम, यानी W इज इक्वल टू P इनटू टाइम। तो W एनर्जी क्या होगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू वी एल आई इंटू डी टी, यानी वी एल आई क्या है पावर और डी टी क्या है टाइम। तो उससे अगर आप देखें तो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको नोट करें तो ये आपका बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एल आई डी टी। तो डी आई ओवर डी टी, आई इंटू डी टी, डी टी से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया एल आई इंटू डी आई। अगर आप इसके इंटीग्रेशन कर दें तो ये आपके पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वन बाई टू एल आई स्केयर फार्मूला वो बन जाएगा। यानी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है हाफ एल आई स्केयर, ठीक है। इसी तरीके से जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या होता है हाफ सी वी स्केयर। ये जो वी स्केयर की फॉर्म में फार्मूलाज होते हैं ये एनर्जी के फार्मूले होते हैं। आपने सिग्नल प्रोसेसिंग में भी पढ़ा होगा कि आप एक्स स्केयर करते हैं, ठीक है। जो जितने भी एनर्जी फंक्शंस होते हैं उनमें स्केयर आता है, जैसे देखिए ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये फार्मूला आ गया आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। अच्छा, अब इसकी अगर वो इंटीग्रेशन करें हम टी नॉट से लेके कैपिटल टी तक, तो एल आई डी आई बाई डी टी डी टी, तो ये अगर आप करें एल आई डी आई, ठीक है, टी नॉट से लेके टी नॉट प्लस कैपिटल टी तक। अच्छा, अब इसमें जो है जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एल बाहर आ जाएगा और आई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आई स्केयर बाई टू, ठीक है। और उसमें जब आप पुट करेंगे ये टी नॉट प्लस कैपिटल टी और इसमें जो है वो टी नॉट पुट करेंगे, तो हमें पहले हमने स्टडी किया था कि आई ऑफ टी नॉट प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी नॉट। तो इस वजह से ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आफ्टर दी इंटीग्रेशन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो होगा। इसका क्या मतलब है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। इसका मतलब ये है कि आपका इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, जो आपका इंडक्टर है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। अगर वो एनर्जी आधे साइकिल में लेता है तो अगले साइकिल में वो वापस कर देता है। ये आपने बेसिक्स में भी स्टडी किया होगा कि जो इंडक्टर में पी होती है ना, पी रियल पावर वो ज़ीरो होती है, ठीक है। इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, hence if the inductor current is periodic the stored energy in an inductor over one period is zero. This does not mean that the instantaneous power is zero. instantaneous power की बात नहीं हो रही, एक साइकिल की बात हो रही है कि एक साइकिल के अंदर एनर्जी ओवरऑल नेट एनर्जी जीरो होगी। The energy is absorbed during a part of the period and stored in the electromagnetic field. अच्छा, इंडक्टर जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड पे चलता है और कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलता है, ठीक है।
and then return to the circuit during the other part of the period. Since there is no net energy transfer, the average power absorbed by an inductor is zero for steady state periodic operation. अच्छा, अब इसको नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। अब ये इसकी वेव फॉर्म्स हैं, इसकी वेव फॉर्म्स पे भी ज़रा पहले हम इंडक्टर वाली अभी देख लेते हैं। इंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज इज़ एल डी आई बाई डी टी, तो ये आपका जो है वो आई है करंट, ठीक है। अब इसकी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन की डेरिवेटिव लेते हैं तो एक कांस्टेंट होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू 5x है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये क्या है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो उसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे इसने शो नहीं किया लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और जब ये नेगेटिव स्लोप है तो इसकी नेगेटिव कांस्टेंट एक डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो वी एल है वो आपका एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। और उल्टा अगर देखना चाहते हैं तो करंट क्या होगा कि वोल्टेज की इंटीग्रेशन होगी। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक लाइन की फॉर्म में होती है। जैसे एक कांस्टेंट है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसे 1 की इंटीग्रेशन होगी 1x, 2 की इंटीग्रेशन होगी 2x। तो इस तरह से वोल्टेज की इंटीग्रेशन करेंगे तो करंट आ जाएगा, या करंट के डेरिवेटिव लेंगे तो आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो ये है आपकी इंडक्टर की वेव फॉर्म्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए इसके मतलब। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। कैपेसिटर पे आते हैं, फिर कैपेसिटर की वेव फॉर्म भी हम डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर में कैपेसिटर क्या चीज़ है, देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के दोनों जो है ना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। रेजिस्टर क्या है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब इंडक्टर किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे हम निकालते हैं 1/2 LI स्क्वायर से। लेकिन कैपेसिटर कैसे स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV²। अच्छा, इसमें आप देखें कैपेसिटेंस जो होती है ना उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बोलते हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की। तो Q इज इक्वल टू CV, C जो है Q इज इक्वल टू CV। अब इसमें Q जो है वो है चार्ज ऑन द कैपेसिटर और V है वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड बाय द चार्ज वोल्टेज रिलेशन। तो Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। अच्छा, अब आप Q का डेरिवेटिव ले लें, तो Q का डेरिवेटिव क्या होता है करंट, यानी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो करंट कहलाता है, अगर चार्ज स्टैटिक है तो वो करंट नहीं है। अगर चार्ज फ्लोइंग है, यानी फ्लोइंग का मतलब है डायनामिक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज हो रहा है, आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें तो डी वी बाई डी टी बन जाएगा, इधर सी डी वी बाई डी टी। तो ये आपके पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। यानी कैपेसिटर के वोल्टेज में अगर चेंजेस आती हैं तो उसमें क्या होता है कि करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। और अच्छा, आई सी इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल डीसी है, तो डीसी वोल्टेज चूँकि अगर कांस्टेंट डीसी है तो उसमें क्या होगा कि डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय सी इट विल बी ज़ीरो, तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो जो है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव नहीं है। अगर करंट फ्लो करवाना है आपने कैपेसिटर से तो यू मस्ट चेंज दी वोल्टेज। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें करंट फ्लो करता है, क्योंकि उसमें सी इंटू डी वी बाई डी टी आ जाता है, ठीक है। और जो होता है आपका डीसी उसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल जो है वो इसका रूल है। अब इसकी इक्वेशन, अब ये इसकी डायग्राम देखते हैं कैपेसिटर की करंट वोल्टेज वेवफॉर्म। इसमें आप नोट करें कि इसमें वोल्टेज अब जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग लाइन लीनियरली, इसको मैं कह रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लें और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्लोप चूँकि नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपका नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे इसका वोल्टेज पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे स्लोप इसकी पॉजिटिव है। तो जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जो करंट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी, ठीक है। तो ये देखें, अब आपको जो है इस वेव फॉर्म की समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये वोल्टेज और करंट के जो रिलेशनशिप्स होते हैं कि इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में कैसे होते हैं। अच्छा, अब ओके, अब कैपेसिटर में जो रिलेशनशिप होगा, ठीक है, कैपेसिटर में क्या था कि आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो अब इसका आप इन्वर्स अगर करें, यानी आपका जो वोल्टेज होगा इट विल बी 1/c इंटीग्रेशन ऑफ दिस करंट प्लस द इनिशियल वैल्यू ऑफ दी, आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी इस वोल्टेज की, कि आपको किस फॉर्म में आपका जो है वो
मिला है आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, वी टी विल बी इक्वल टू वी इंटू टी नॉट प्लस 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी आई सी थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें वी टी नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन दी कैपेसिटर, के कैपेसिटर की इनिशियल वैल्यू क्या थी जिस हालत में आपको कैपेसिटर मिला, क्या उस पर कोई वोल्टेज था, ये नहीं था, या वो टोटली डिस्चार्ज वोल्टेज था, ठीक है। अच्छा, इफ द कैपेसिटर वोल्टेज इज पीरियोडिक देन वी टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू वी टी। सेम फॉर्म जो हमने इंडक्टर में प्रूव किया था जिस तरह से, उसी तरीके से हम अब कैपेसिटर में प्रूव करेंगे। तो वी टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू वी टी एंड वी टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू वी टी नॉट प्लस 1/c दिस। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, एक पीरियोडिक के केस में तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो, तो इसको दोनों तरफ आप फिर 1/कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपका टर्म आ जाएगी 1/कैपिटल टी इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से लेकर टी नॉट प्लस कैपिटल टी तक आई सी थीटा डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर जो एक एवरेज जो करंट होगा आपके जो पीरियोडिक के केस में, पीरियोडिक वोल्टेज के केस में आपका एवरेज करंट आपका ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर करंट ओवर वन पीरियड, देयरफॉर फॉर द पीरियोडिक वोल्टेजेस द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ कैपेसिटर ओवर वन पीरियड इज जीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले पावर निकालें P इज इक्वल टू वी आई डी आई करके, ठीक है, या आई वी डी वी करके अगर आप पहले पावर निकालें और उसकी इंटीग्रेशन करें अगर आप एक साइकिल तक, तो वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है। यानी कैपेसिटर भी आपका कोई रियल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा, जिस तरह इंडक्टर आपकी कोई एक्टिव पावर को या एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता, उसी तरीके से कैपेसिटर भी आपका एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता। ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, ये एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करता है। The instantaneous energy stored in the capacitor is W is equal to VIC into dt। वही फार्मूला VI वाला फार्मूला, चूँकि इसमें इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ हैं तो इसलिए इसमें जो है VIC इंटू डी टी हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर IC विल बी इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी, तो CV इंटू डी वी। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 CV स्केयर आपका फार्मूला भी आ जाएगा, जो कि बड़ा मशहूर फार्मूला है। कैपेसिटर के केस में 1/2 CV स्केयर और इंडक्टर के केस में क्या होता है 1/2 LI स्केयर, जो एनर्जी स्टोर होती है उनका फार्मूलाज है। अच्छा, अब इसमें एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ओवर अ पीरियड कैपिटल टी इज W इज इक्वल टू टी नॉट से लेकर टी नॉट प्लस कैपिटल टी तक C इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी। तो यहाँ से इसमें जो उसी प्रीवियस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो W होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि ये एक साइकिल की बात कर रहे हैं ना, एक साइकिल के अंदर वी टी नॉट प्लस कैपिटल टी वी टी नॉट के बराबर होगा। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी। ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन लिमिट्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, यानी फर्स्ट लिमिट और फिर उसके बाद नेक्स्ट लिमिट। If the capacitor voltage is periodic, the stored energy over a period is zero. This does not mean that the instantaneous power is zero. Energy is absorbed during a part of the period and stored in the electrostatic field and then returned to the circuit during the other part of the period. Since there is no net energy transfer, the average power absorbed by a capacitor is zero for the steady state periodic operation. ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। देखें, एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं डीसी वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू मींस डीसी वैल्यू। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 1/कैपिटल टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये फार्मूला होता है हमारा एवरेज वैल्यू निकालने का। इसी तरीके से जो एवरेज वैल्यू होती है वोल्टेज की, उसका भी 1/कैपिटल टी 0 से टी तक वी ऑफ टी डी टी। अच्छा, एवरेज वैल्यू जो है ना डीसी ऑफसेट भी इसको बोलते हैं। एक सिंपल जो साइन वेव होती है आइडियल साइन ऑफ ओमेगा टी, उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि जितनी वो हाफ साइकिल से ऊपर होती है, ठीक है, उतनी फिर बाद में वो जो है वो ज़ीरो से रेफरेंस से नीचे होती है हाफ नेक्स्ट हाफ साइकिल में। तो एक साइकिल के अंदर वो ज़ीरो होती है। तो हमने अभी देखा कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो एक साइकिल में लेते हैं हम, यानी 1/कैपिटल टी 0 से लेके कैपिटल टी तक आई ऑफ टी इंटू डी टी आई, और इसी तरीके से वी, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है कि एक साइकिल के अंदर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, यानी आप इंटीग्रेट करें उसको एक साइकिल के अंदर 0 से लेके टाइम पीरियड तक, ठीक है।
या -t/2 से t/2 तक, और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें, ठीक है। सो ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -t/2 टू t/2 और एनी अदर रेंज कवरिंग वन फुल पीरियड कैपिटल T, द एवरेज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज द एरिया अंडर द करंट और वोल्टेज वेव फॉर्म विद इन वन पीरियड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। अच्छा, इंटीग्रेशन का ये भी मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन जो है वो आपने पढ़ा हुआ है एफएससी में कि ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एरिया निकाल लें, ठीक है, अगर आपकी जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म है तो आप लंबाई ज़रब चौड़ाई करके उसकी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड करने हैं आप टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो कॉन्सेप्ट है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। इसको बोलते हैं रूट मीन स्केयर वैल्यू। रूट मीन्स पहले आप उसका अंडर रूट लेंगे, फिर मीन का मतलब है उसका आप मीन वैल्यू लेंगे यानी एवरेज वैल्यू लेंगे, और स्केयर, स्केयर का मतलब है आप उसका स्केयर करेंगे। अभी हम उसका रिलेशनशिप निकालते हैं कि वो हम कैसे निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। इसका एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि ये IRMS का कॉन्सेप्ट आपका ना ऑल्टरनेटिंग करंट में आता है, ठीक है। यानी AC करंट से जितनी हीट पैदा होती है उतनी ही हीट DC करंट से पैदा होती है। यानी 5 वोल्ट DC जितनी हीट पैदा करेगा, 5 वोल्ट RMS भी उतनी ही हीट पैदा करेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। अच्छा, इसका फार्मूला अब हम निकालते हैं, कैसे निकालना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। अब इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर V and I is the current through it, then P will be equal to 1 over capital T 0 to capital T VI dt, ठीक है। 1 over capital T 0 से T तक I square R dt, ठीक है। इसमें V is equal to IR उसने पुट कर दिया तो I square R हो गया। R कॉमन निकाल लें बाहर आप, तो 1 over capital T 0 to capital T I square into dt। अब इसकी आप जो है देखें, अब देखें फार्मूला क्या था, P is equal to I square R। तो अब R को आपने बाहर निकाला, अब I square RMS क्या है, 1 ओवर कैपिटल T 0 to 2 I स्केयर dt। तो IRMS क्या होगा, इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इसने किया हुआ है कि IRMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर कैपिटल T 0 to T I स्केयर T इंटू dt। तो ये आपका जो बेसिक फार्मूला है आई स्केयर RMS जो है वैल्यू निकालने का। अच्छा, इसको वैसे भी आप निकाल सकते हैं, देखिए रूट मीन स्केयर, पहले क्या आ गया आपका रूट, फिर आपका आ गया मीन। मीन देखें, मीन वैल्यू क्या होती है, अगर डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे डिस्क्रीट में क्या होता है कि जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं ना डिस्क्रीट में। अब कंटिन्यूस डोमेन में क्या होता है कि कंटिन्यूस डोमेन के अंदर जो है देखें, डिस्क्रीट डोमेन और कंटिन्यूस डोमेन, कंटिन्यूस डोमेन में आपको पता है कि देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़, तो उसमें हम समेशन नहीं लगाते, उसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस टाइम डोमेन एंड समेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिस्क्रीट टाइम डोमेन। तो इसमें आप देखें कि आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 ओवर कैपिटल T 0 टू कैपिटल T आई स्केयर T इंटू डी टी। तो ये आपका रूट मीन स्केयर वैल्यू का जो है एक फार्मूला बन जाता है। रूट मीन यानी इंटीग्रेशन करें और टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें, और स्केयर रूट मीन स्केयर वैल्यू, ठीक है। तो पी वी आर एम एस स्केयर ओवर आर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पी वी निकाल सकते हैं कि वी स्केयर ओवर आर करके ना। अच्छा जी, मेरी बात हो गई है, सॉरी। अच्छा जी, हम थे रूट मीन स्केयर आपने कैसे निकालना है, तो रूट मीन स्केयर, ठीक है, रूट करेंगे फिर आप मीन वैल्यू लेंगे, उसके बाद उस क्वांटिटी का स्केयर कर देंगे, ठीक है। तो पी क्या होगा आपका, पी इज इक्वल टू वी आर स्केयर आर एम एस ओवर आर, या आई स्केयर आर कर दें या वी स्केयर आर कर दें, वी स्केयर ओवर आर कर दें। अब ये जो रूट मीन स्केयर जो है ना, ये आपकी एसी के अंदर जो है ना ये एक्सप्रेशंस आपके यूज़ होंगे, ठीक है। और बेसिकली रूट मीन स्केयर वैल्यू से क्या मुराद है, ये वो वैल्यू है विच गिव्स द सेम हीटिंग इफेक्ट एज गिवन बाय द डीसी क्वांटिटी। अच्छा, एनर्जी और पावर के फार्मूलाज हैं, ये तो बड़े सिंपल से हैं। इसको यूँ भी कहा जाता है वीआईपी फार्मूला, इसको मेरे एक टीचर थे उन्होंने इस तरह समझाया था, वीआईपी फार्मूला याद रख लें, पी इज इक्वल टू वी आई, वी आई पी है, पी इज इक्वल टू वी आई वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी पावर को आप टाइम से ज़रब दे दें, पी इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो अब W ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू पी इंटू डी टी। ये देखें W छोटा है, P भी छोटा है, तो ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप कैपिटल T कर देंगे तो दैट मीन्स कि आप उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जो है उसको जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर वन साइकिल, ठीक है। तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू पी डी टी वी आई टी टी, तो इसके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट किया, तो ये आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशनशिप होती हैं कि पावर और एनर्जी कैलकुलेट करने के। अच्छा,
तो पावर को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। जैसे W इज इक्वल टू पी इंटू टी है, तो P क्या होगा, W ओवर टी। ठीक है, तो ये बेसिकली वहीं से फार्मूले सारे ड्राइव हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें P इज इक्वल टू 1/T 0 to T P इंटू डी टी वी आई डी टी। ठीक है, द पावर अब्जॉर्ब और डिलीवर्ड बाय DC सोर्स ऑफ वोल्टेज VDC इज P इज इक्वल टू 1/T 0 to T वी आई डी टी। ठीक है, वी डी सी आई इंटू डी टी, और देन वी डी सी आप जो है वो कॉमन इसमें से निकाल दें, तो उसमें 1/T 0 to T I इंटू डी टी, एंड देन वी गेट द वी डी सी इंटू आई एवरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि पावर जो हो, देखें वी डी सी का क्या मुराद है, वी डी सी इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ डी सी सोर्स। तो यहाँ पे भी आप देखें कि वी आई डी टी, तो वी आपने कॉमन निकाल लिया था और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कर दिया, तो ये क्या वैल्यू बनती है आपकी, एवरेज वैल्यू कहलाती है कि 1/T इंटीग्रेट ओवर फ्रॉम 0 to T I इंटू डी टी। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू क्या है कि आप उसको पहले सम करें और फिर टाइम से, टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं। जैसे आप डिस्क्रीट डोमेन में करते हैं, सबको जमा करके डिवाइड कर देते हैं टोटल से। इसमें भी आप करंट को पहले इंटीग्रेट करेंगे एक टाइम पीरियड में और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड के साथ, तो वो आपकी एवरेज वैल्यू बन जाएगी। तो इस लेक्चर में चूंकि हम बेसिक्स रिवाइज कर रहे हैं, तो हमने जो अपनी बेसिक्स को हमने रिवाइज किया, हमने इंडक्टर को थोड़ा सा, रेजिस्टेंस को रिवाइज किया, इंडक्टर्स को रिवाइज किया और कैपेसिटर को रिवाइज किया, और उनकी नेचर को हमने समझा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, और इनके क्या एक्सप्रेशंस और फार्मूला होते हैं। फिर हमने जो है RMS वैल्यू देखी, RMS वैल्यू के एक्सप्रेशन देखे, एवरेज वैल्यू के एक्सप्रेशन देखे, और फिर हमने एनर्जी और पावर के वैल्यूज़ देखी, एक्सप्रेशंस देखी। और फिर अब इसके अंदर जो है आप देखेंगे हमने एंड पे जो है वो एक पावर का फार्मूला ड्राइव किया जो कि वी डी सी इंटू आई एवरेज है। आई एवरेज मीन्स DC वैल्यू, इसको भी आप DC वैल्यू कह सकते हैं, आई एवरेज। अच्छा, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स को जल्दी से जो है वो डिस्कस करेंगे कि एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच एज शोन इन दी फिगर। ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एक आपके पास पावर सप्लाई है, एक स्विच है और एक इंडक्टर है। ठीक है, और स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 25 किलोहर्ट्ज़, यानी ये 25 किलोहर्ट्ज़ जो है इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है। इफ़ द करंट इज़ टू बी स्टडी एट 20 एम्पेयर देन एंड शुड नॉट चेंज मोर देन 1%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो ये एक डिज़ाइन क्वेश्चन है कि जिसमें हमने इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, एल की जो इंडक्टेंस की वैल्यू है ये कैलकुलेट हमने करनी है। अगर हमारे पास 20 एम्पेयर करंट हो और वो 1% से ज़्यादा चेंज ना हो, तो इंडक्टर का जो बेसिक फार्मूला वो क्या होता है कि इंडक्टर का फार्मूला वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो वी एस कितना है 12 वोल्ट्स, आई एल कितना है 20 एम्पेयर और डेल्टा आई एल कितना है 1%। 20 एम्पेयर का 1% क्या होगा 0.01 इंटू 20, दैट विल बी 0.2 एम्पेयर। ठीक है, तो इसमें अच्छा, तो इसमें वी एल विल बी इक्वल टू एल डेल्टा आई एल ओवर डेल्टा टी। तो एल क्या होगा आपका वी एल इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई एल। अब डेल्टा टी क्या रखेंगे हम, ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/T। तो इसको आप क्या करेंगे कि आप 1/25 किलो हर्ट्ज़ कर देंगे। तो एल इज इक्वल टू वी एल डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई। वी एल आपका आ जाएगा 12 वोल्ट्स जो सप्लाई का है, और आपका डेल्टा टी कितना है 1/f 1/25 किलो हर्ट्ज़, और डेल्टा यहाँ पे जो है आपका यहाँ के डेल्टा आई जो करंट में रिपल है, जो चेंज है वो कितना है 0.2। तो आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 1/0.2 इंटू 25 इंटू 10⁻³ तो ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है 2.4 मिली हेनरी। मिली इसकी वजह से आ जाता है, तो ये मिली इसके अंदर होते हैं 2.4 मिली हेनरी, यानी 2.4 इंटू 10⁻³ बनेगा ये। तो 2.4 मिली हेनरी जो है वो आपकी इंडक्टेंस आपको सर्किट के अंदर डिज़ाइन करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो है वो इस सर्किट में 20 एम्पेयर करंट फ्लो हो और उसमें जो मैक्सिमम चेंज है वो 1% होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करंट कितना होगा 0.2 एम्पेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का है कि कैपेसिटर इज चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट्स। द कैपेसिटर वोल्टेज इज टू बी हेल्ड कांस्टेंट विद 1% ओवर अ पीरियड ऑफ 60 मिली सेकेंड वाइल सप्लाइंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है कि आई इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी या सी इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो सी क्या होगा आई सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा वी सी। अब आई सी आपको दिया हुआ है, आई सी जो है वो उसने दिया हुआ है 10 एम्पेयर। ठीक है, और आपका जो डेल्टा टी है वो क्या होगा आपका 1 ओवर टाइम पीरियड 1/60 मिली सेकेंड।
सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी आपका 60 मिली सेकेंड होगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसने नहीं दी हुई, हमें उसने पीरियड नहीं दिया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद डेल्टा, इसमें डेल्टा वी सी कितना है, यानी चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज, तो वो कितना है 1%, 1% ऑफ 200 वोल्ट्स, यानी 1% 200 वोल्ट कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएंगे यहाँ पे ना, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 200 वोल्ट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सबको, तो ये आपका बन जाएगा 0.3 माइक्रो फेरेड, यानी आपको 0.3 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा अगर आपको 200 वोल्ट चाहिए, और कांस्टेंट 200 वोल्ट आपको चाहिए, और जो उसमें वेरिएशंस हैं आपकी, ठीक है, करंट में 1% जो है वो होंगी, ठीक है। तो ये आपकी इतनी वैल्यू का जो है वो कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हमने इंडक्टर और कैपेसिटर डिज़ाइन जो है वो करना सीखा कि अगर हमारे पास सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हों तो हम उसकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैसे डिज़ाइन करते हैं। बेसिक फार्मूले हैं, कोई इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल। ये वेव फॉर्म्स वाली एग्जांपल है कि जिसमें हम वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ करना सीखते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अच्छा, द रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ऑफ अ वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी इज पीरियोडिक, ठीक है, एंड हैज़ अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, द पीरियड इज 2 मिली सेकेंड, ठीक है, 2 मिली सेकेंड का पीरियड है। इफ द इनिशियल इंडक्टर करंट इज जीरो, ड्रॉ द वेव फॉर्म्स ऑफ दिस वोल्टेज, इंडक्टर करंट एंड इंस्टेंटेनियस पावर, यानी हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म बनानी है, करंट की वेव फॉर्म बनानी है और पावर की वेव फॉर्म बनानी है। तो ये एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि आई एल इज इक्वल टू आई एल जीरो प्लस वन ओवर एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी थीटा। तो अगर हम जीरो यहाँ पे आई एल जीरो इज इक्वल टू जीरो इफ़ द इनिशियल इंडक्टर करंट इज जीरो, ये गिवन है, यानी इनिशियली जो हमें इंडक्टर मिला था उसमें कोई करंट नहीं था, डिस्चार्ज हालत में मिला था। तो आई एल विल बी इक्वल टू वन ओवर एल इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी वी एल डी थीटा। अच्छा, अब क्या है कि रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म का मतलब है कि रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म का पीक टू पीक कितना है 100 वोल्ट, यानी पीक टू पीक का मतलब ये होता है कि पीक टू पीक यानी 50 माइनस 50, इसका पीक टू पीक क्या हो जाएगा 100, 50 इंटू माइनस 50 दैट विल बी 100, यानी पीक टू पीक, एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक। तो ये वोल्टेज कितने बन रहे हैं हमारे 100 वोल्ट्स बन रहे हैं। तो ये हमारी वेव फॉर्म गिवन है हमें, ठीक है। अब इससे हमने क्या निकालना है, करंट की वेव फॉर्म निकालनी है। तो हमें पता है कि करंट की वेव फॉर्म क्या होगी, आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन एक लीनियर होती है, तो इस वजह से आप देखेंगे ये आपकी इंटीग्रेशन यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो है आप जो है इसमें टाइम मिली सेकंड्स के अंदर, तो जब जब आप इसको सॉल्व करेंगे मिली सेकंड्स के अंदर, ठीक है, और इसको जो है आप इसको यूँ भी निकाल सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिली सेकेंड, तो ये मिली आ जाएगा इसके साथ। अब मिली को मिली से डिवाइड फिर क्या चीज़ करेगी आपकी, ये 10 मिली हेनरी डिवाइड करेगी, तो मिली से मिली डिवाइड हो जाएंगे, तो 50 ओवर 10 यानी 5 आ जाएगा आपका आंसर, यानी 0 से लेके 5 तक। तो ये इसमें आप देखें कि 50 डिवाइडेड बाय 50 आपकी जो है ना वो 50 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और मिली से मिली कट जाएगा तो आपका करंट आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। इसी तरीके से दूसरे साइकिल के अंदर जब आप करेंगे तो आपकी स्लोप नेगेटिव बनेगी, क्योंकि आपका वोल्टेज ये नेगेटिव है तो आपकी स्लोप नेगेटिव बनेगी। तो इस तरह से इस वेव फॉर्म से आप ये वाली वेव फॉर्म बना सकते हैं। आप उल्टा जाके वेरीफाई भी कर लें, आप इसका डेरिवेटिव लेके देखें, आप इसका डेरिवेटिव लें, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 5 आएगा इसका डेरिवेटिव। लेकिन उसमें जो है अगर आप देखें कि उसमें फिर आपको L इंटू ये करना पड़ेगा, L कितना आपका 10 है, ठीक है, 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, और मिली अगेन मिली से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपका टाइम जो है वो मिली सेकेंड्स के अंदर है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लें तो ये वैल्यू आ जाती है, और इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इससे हमारा जो है वो वेरीफाई हो रहा है कि हमारी जो वेव फॉर्म्स है बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब पावर की तरफ हम आते हैं कि पावर हम कैसे निकालेंगे। पावर जो होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकलेगी। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस करंट को मल्टीप्लाई करें इस वोल्टेज के साथ, ठीक है, तो ये आपकी पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 250 आ जाएगी आपकी वॉट। तो 250 यानी 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 50 वोल्ट्स, तो ये आपकी आ जाएगी 250 वॉट। 250 वॉट, वॉट यूनिट होता है पावर का ना, ठीक है, सिंपल वॉट है ये। किलो वॉट में ये 0.25 हो जाएंगे 1000 से डिवाइड करके। तो अच्छा, फिर उसके बाद 1 से 2 तक आप देखें, 1 से 2 तक आपका करंट पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीजिंग है, लेकिन है पॉजिटिव। करंट आपका पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो लेकिन वोल्टेज आपका क्या है नेगेटिव। तो जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो पावर बनेगी वो आपकी नेगेटिव बनेगी, लेकिन वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। क्यों, आपका करंट यहाँ ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है,
करंट आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव बन के ज़ीरो को अप्रोच करेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें हमारा वो पीछे जो हमने स्टडी किया था कि इंडक्टर के अंदर एक साइकिल के अंदर W ज़ीरो होती है। तो अगर आप देखें कि शुरू में अगर इसकी 250 वॉट थी, पॉजिटिव इसने कंज्यूम की थी, तो अगले साइकिल में उसने वो वापस कर दी है। तो अगर आप एवरेज निकालें ना इसकी एक पीरियड के अंदर 0 से लेकर 2 मिली सेकेंड, ये इसका ओवरऑल टाइम पीरियड है, तो आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी ज़ीरो। तो ये एक इंडक्टर का हमने न्यूमेरिकल देखा जिसमें हम जो है वो वेव फॉर्म्स को ड्राइव करते हैं। इसी तरीके से कैपेसिटर का है। कैपेसिटर में जो मेन फार्मूला है आई सी इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी, और आपके पास एक कैपेसिटर है की फॉर्म वेव फॉर्म दी हुई है ट्राइंगुलर वेव फॉर्म। ये ट्राइंगुलर वेव फॉर्म आपको दी हुई है, इससे आप करंट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सी इंटू डी वी, इसका डेरिवेटिव लें और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसमें जो कैपेसिटर का जो माइक्रो आ रहा है ये कहाँ से कैंसिल होगा, ये इस टाइम से कैंसिल होगा। जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप वोल्टेज की वेव फॉर्म से करंट की वेव फॉर्म निकाल सकते हैं, और पावर की भी आप निकाल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे पावर आपकी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे पावर आपकी नेगेटिव होगी, बट अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो अगर आप देखें कि इसमें भी कैपेसिटर में भी एक साइकिल के अंदर आपकी जो पावर होती है वो एवरेज वैल्यू उसकी ज़ीरो होती है। जितनी पावर ये लेता है उतनी पावर बाद में वापस भी कर देता है। ठीक है। अच्छा, एक फाइनल जो है वेव फॉर्म का एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि जिसमें हम एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो आपके पास एक करंट है, ठीक है, जिसमें ये है पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू 2 पाई। ठीक है, अब ये देखें आपकी जो वेव फॉर्म है ना ये रिपीट कर रही है। यहाँ पे अगर आप नोट करें इसकी आपकी वेव फॉर्म 2 पाई के बाद रिपीट करने शुरू हो जाती है, यानी ये पाई बाई टू यानी 90 डिग्री तक ये आपकी लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है, उसके बाद ये ज़ीरो है। ठीक है, तो इसकी पहले तो आपने इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सी इसमें क्या है, ज़ीरो, y इंटरसेप्ट। तो इसमें स्लोप क्या है आपकी m, स्लोप है डेल्टा y ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा y क्या है आई पी, और ये क्या है पाई बाई टू, तो ये 2 IP ओवर पाई बन जाएगा। तो 2 IP ओवर पाई, साथ में ये थीटा है, थीटा की जगह x लगा दें अगर ये x होता है, लेकिन चूँकि ये थीटा है आपका x एक्सेस, तो इसलिए ये आपका थीटा आ गया। तो 2 IP ओवर पाई इंटू थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई टू तक ये वैल्यू है, और उसके बाद पाई बाई टू से लेकर 2 पाई तक जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू है ज़ीरो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि 1 ओवर टाइम पीरियड यानी 1 ओवर 2 पाई, फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब इस वैसे तो इसकी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक आप रखेंगे, लेकिन ये इंटीग्रेट कहाँ से होगा, 0 से लेके जस्ट पाई बाई टू तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि उसमें इसकी वैल्यू है, आगे ये ज़ीरो है। तो अगर आप देखें कि इसमें आपके जो आई एवरेज है वो 1 ओवर 2 पाई 0 टू 2 पाई आई थीटा डी थीटा, ठीक है, फिर 0 टू 2 पाई रखा, लेकिन इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, 0 से पाई बाई टू तक। अब 2 ओवर पाई कॉमन निकालें बार, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, आई पी थीटा ये बार आ जाएगा, तो थीटा इंटू डी थीटा दैट विल बी थीटा स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, उसमें फिर आप ये लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई पी ओवर 8। ठीक है, ये आपकी एवरेज वैल्यू है। और अगर आपने आर एम एस वैल्यू निकालनी है तो उसका क्या तरीका इसने शो किया हुआ है कि पहले आप आई आर एम एस स्केयर निकाल लें। ठीक है, उसमें क्या होगा, वही मीन वैल्यू इंटीग्रेशन लिमिट्स और देन आई स्केयर डी थीटा, तो वो निकालेंगे। अगर आगे आपका आई पी स्केयर ओवर 12। अब इसका अंडर रूट ले लें। ठीक है, जैसे ही इसने पहले स्केयर निकाला फिर बाद में उसका अंडर रूट ले लिया, दैट विल बी आई पी ओवर अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम एवरेज और इसकी आरएमएस वैल्यूज़ निकालते होते हैं। तो ये हम डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चंस अभी हमने किए भी हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हम डिज़ाइन के करेंगे, तो उसमें ये स्किल्स यूज़ होती हैं कि जिसमें आपको जो है वो मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो है वो निकालनी है। जैसे आगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है वी पी ओवर पाई, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, और फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू होती है 2 वी पी ओवर पाई। वो अगर हम देखेंगे कि वो ड्राइव भी क्या हुआ है तो उसमें ये स्केल यूज़ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करवाने का मकसद ये था कि आपकी जो स्किल्स हैं ये आपने पहले जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें आपकी आपकी फ्रेश हो जाए यहाँ पे। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करें। देखें, अब इसमें देखें ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है, यानी वो +12 वोल्ट है और -12 वोल्ट है। ये क्या हो रहा है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। ये डिजिटल एसी है। डिजिटल एसी का मतलब है कि आपके पास दो लेवल हैं बस, 12 और -12। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से t/2 तक आप कह लें कि 12 है, और t/2 से t तक क्या है, -12 है। ठीक है, ये डिजिटल एसी है।
अब एनालॉग एसी क्या होता है कि जो रियल टाइम में उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, ठीक है, उसमें दो दो लेवल नहीं है, उसमें मल्टीपल लेवल्स हैं, ठीक है, तो ये आपकी एनालॉग एसी कहलाएगी। एसी क्यों है, ये प्लस और माइनस के दरमियान ऑल्टरनेट कर रही है, इसलिए इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब डिजिटल डीसी क्या होता है कि जो कि डीसी है, डीसी मीन्स वो डायरेक्ट करंट है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, ये जीरो या -12 के दरमियान है, ये डिजिटल है, यानी जीरो है या -12 है, जीरो है या -12 है, ये ऑल्टरनेट नहीं हो रहा। या आपकी एनालॉग डीसी है, जैसे इसमें आप देखें कि +12 वोल्ट्स और ज़ीरो के दरमियान जो है ये रह रही है, तो ये भी आपकी जो है डीसी ही कहलाएगी। जैसे आप रेक्टिफिकेशन करते हैं कि आप एसी को डीसी में बनाते हैं, तो एसी को जब आप डीसी बनाते हैं हाफ में क्या करते हैं, आप नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर देते हैं, जो क्लिपर कहलाते हैं। जैसे अगर आप रेक्टिफाई करें इस एसी को, तो ये क्लिप कर देंगे, तो वो डीसी में चेंज हो जाएगी। डीसी आप क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, जो उसकी पोलैरिटी है वो उसके मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसकी पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका डिजिटल एसी, डिजिटल डीसी, एनालॉग एसी और एनालॉग डीसी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम मज़ीद थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्दर जो है आपके डायोड्स यूज़ होंगे। अच्छा,